एवरीवन, आज एक्सप्लोर करेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, जो कि फ्रैक्शन का सबसे ट्रिकी पार्ट है। या तो आप जानेंगे या आप जानते भी होंगे कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन को उल्टा करके गुणा कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के इस क्यों को जानेंगे आज हम डिफरेंट अलग अलग तरीकों से। तो वीडियो थोड़ा लंबी होगी, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए। तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन या भिन्नों के भाग को सबसे पहले हम सीखेंगे पैटर्न जनरलाइजेशन से। तो जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिख दे रही हूँ, 1 डिवाइड बाय 1 बाय 2 इज इक्वल टू हाउ मच। इस सवाल पर आने से पहले हम एक सामान्य भाग का सवाल देखते हैं, जैसे कि 24 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू। इसको हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं। 24 डिवाइड बाय 6 मीन्स कि 24 में कितने 6 शामिल हैं। तो हम इसका आंसर भी इजीली दे सकते हैं 4। तो इसी तरह से इसे भी हम देखेंगे 1 डिवाइड बाय 1 बाय 2 मीन्स एक 1 में या 1 में कितने हाफ शामिल हैं। तो इसे हम देखने की कोशिश करेंगे पेपर फोल्डिंग से या स्ट्रिप्स की हेल्प से। तो ये हमारे पास जो स्ट्रिप है ये रिप्रेजेंट कर रही है 1 को, और जो दूसरी स्ट्रिप है ये रिप्रेजेंट कर रही है, इसका कलर्ड पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है हाफ को। तो अगर हम कहें कि इस एक स्ट्रिप में कितने हाफ शामिल हैं, तो हम इजीली देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखें कितने हाफ शामिल हैं, एक हाफ यहाँ तक और दूसरा हाफ। तो ये हमारे पास हो जाता है आंसर। एक 1 में हमारे पास 2 हाफ शामिल हैं। अब हम नया क्वेश्चन लिख रहे हैं, 1 डिवाइड बाय 1 बाय 3। तो अब हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि एक 1 में कितने 1/3 पार्ट हैं या एक में कितने 1/3 शामिल हैं। तो ये हमारे पास एक स्ट्रिप, और ये स्ट्रिप जो हमें रिप्रेजेंट कर रही है, इसका कलर पार्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/3 भाग को या 1/3 को। तो इसमें भी हम आसानी से देख सकते हैं कि इस एक स्ट्रिप में हमारे पास कितने 1/3 शामिल हैं। ये हमारे पास एक पार्ट, ये हमारे पास इसमें 2 और ये 3। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक में 1/3 शामिल हैं। तो 1 डिवाइड 1 बाय 3 इज इक्वल टू 3। अब हम नया क्वेश्चन लिख रहे हैं, 1 डिवाइड बाय 1 बाय 4। हो सकता है पैटर्न को देख कर के आप इसमें आंसर दे दें, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा स्ट्रिप की हेल्प से इसका आंसर देखने की कोशिश करते हैं। ये स्ट्रिप फिर से हमें हमारे 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, और हमें देखना है कि इसमें कितने 1/4 शामिल हैं। तो हम देख सकते हैं ये जो स्ट्रिप है इसका कलर्ड पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है 1/4 को, 1/4 को। तो अगर हम इसमें देखें कि इस स्ट्रिप में हमारे पास कितने 1/4 शामिल हैं, तो ये हमारे पास पहला 1/4, दूसरा 1/4, तीसरा 1/4 और चौथा 1/4। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक में 4
1/4 शामिल हैं। अब हम देखेंगे कि 2 में हमारे पास कितने 1/3 शामिल हैं, या 2 डिवाइड 1/3। तो हमारे पास 2 यानी ये होल को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये 2 हमारे पास 2 पूरी स्ट्रिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, और हमें देखना है इसमें कितने 1/3 कितने 1/3 शामिल हैं। तो जो ये तीसरी स्ट्रिप है ये रिप्रेजेंट कर रही है 1/3 भाग को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों स्ट्रिप्स को मिला करके हमारे पास दोनों स्ट्रिप्स में कितने 1/3 शामिल हैं। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों स्ट्रिप में हमारे पास कितने 1/3 शामिल हैं। 1 2 3 4 5 6। इन दोनों स्ट्रिप में हमारे पास 6 1/3 शामिल हैं। अब हम देखेंगे 1/3 डिवाइड बाय 1/2। अब हमने दोनों ही स्ट्रिप को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास 1/3 था उसे अब हम लिख सकते हैं 2/6, एंड जो हमारे पास 1/2 था उसे हम लिख सकते हैं 3/6। तो यही क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से भी लिखा जा सकता है अब कि हमारे पास 2/6 में कितने 3/6 हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारे पास 2/6 हैं उसमें हमारे पास पूरा 3/6 शामिल नहीं है। जो हमारे पास हाफ था या 3/6 था उसे हमने वो हमारे पास हो गया है, उसमें है 3 इक्वल पार्ट्स, और उसके केवल 2 ही पार्ट हमारे पास 2/6 में शामिल हो रहे हैं। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमारे पास 1/3 में केवल हाफ का 2/3 हिस्सा ही शामिल है। अभी तक हमने जितने भी सवालों को स्ट्रिप की सहायता से सॉल्व किया है उनमें अब हम एक पैटर्न को देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये एक भाग का सवाल है, तो इसमें हम सभी जानते हैं ये है हमारे पास डिविडेंड, ये वाला पोर्शन है हमारे पास डिविज़र, और ये है हमारे पास कोशंट। अब यहाँ पे अगर हम देखें डिविडेंड हमारे पास सेम है, डिवाइड को हमने चेंज कर लिया है मल्टीप्लाई में, और जो हमारे पास डिविज़र है तो डिविज़र के डिनोमिनेटर को अगर हम न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/1। हम फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन पहले ही कर चुके हैं। फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर इज़ मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज़ मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर, तो ये हमारे पास आ जाता है 2। इसी तरह से हम सेकंड में भी देख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3/1 या इज इक्वल टू 3। फिर से हम डिविडेंड को चेंज नहीं करना है, हमारे पास भाग चेंज हो जाएगा गुणा में, और हमारे पास डिनोमिनेटर हो जाएगा न्यूमरेटर डिवीज़र का, और न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/1 इज इक्वल टू
4 या 2 मल्टीप्लाइड 3/1 इज इक्वल टू 6/1 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे हम आसानी से देख सकते हैं कि हमने डिवाइड को चेंज कर लिया है मल्टीप्लिकेशन में, और डिविज़र के हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करके जब हम भाग के सवाल को चेंज कर लेते हैं गुणा के रूप में, तो हमारे पास आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो ये भी एक मेथड है डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन का। अब हम डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन या भिन्नों के भाग को गुणा और भाग के बीच के संबंध से देखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन है 18 डिवाइड बाय 6। हम सभी जानते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आएगा, या 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 18 आ जाए। तो हम सभी जानते हैं कि 18 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो वो आंसर आएगा हमारे पास 3, या 6 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 18। तो इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम फ्रैक्शंस के डिवीज़न को सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला सवाल मैं लिख रही हूँ, 1 डिवाइड बाय 1/3 इज इक्वल टू। तो अब हम जैसे हमने यहाँ पे रिलेशन देखा था कि 1/3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1 आंसर आ जाए। तो यहाँ पे हमने अगर हम 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 में हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 भी रख सकते हैं, क्योंकि 3 को 1 से डिवाइड करने पर 3 पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम 1/3 को 3/1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और जिससे ये पूरा नंबर बन जाएगा 1। अब दूसरा सवाल मैं लिख रही हूँ, 1 डिवाइड 2/3 इज इक्वल टू हाउ मच। तो यहाँ पे भी हम इसी पैटर्न को देखेंगे कि 2/3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर 1 आ जाए। तो अगर हम 2/3 को 3/2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास आंसर ये पूरा नंबर बन जाता है 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम 1 डिवाइड बाय 2/3 करें तो हमारे पास आंसर आएगा 3/2। अब हम एक और सवाल देख लेते हैं, 2 डिवाइड बाय 1/5 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि
हम इसे कर सकते हैं 1/5 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर 2 आ जाए। अगर हम 1/5 को 5/1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर हमारे पास बन जाता है, क्योंकि हमारे पास 5 से कैंसिल हो जाएगा और 1/5 को 5/1 से मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर बन जाएगा 1। लेकिन हमें आंसर में चाहिए 2 और अभी हमारे पास ये नंबर बना है सिर्फ 1। तो इसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। तो 1 × 2 = 2। तो अगर हम 2 को 1/5 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5/1 × 2 = 10। यहाँ पे फिर से मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि 18 को 6 से हम डिवाइड करते हैं और हमारे पास जो आंसर आता है, जो भी आंसर यहाँ पे आता है, और यदि हम 6 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 18 आ जाए तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम होता है। मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आएगा, हम इसे ऐसे भी जान सकते हैं कि 6 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास 18 आ जाए, तो वो होगा 3। या हम कह सकते हैं कि 18 को 6 से डिवाइड करने पर हमारे पास आता है 3। तो इसी तरह से अगर हम लिखें 3 / 2/3 = what? 3 को 2/3 से भाग देने पर हमारे पास क्या आंसर आएगा? तो इसको हम ये भी कर सकते हैं कि 2/3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर 3 आ जाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम 2/3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/2 से, तो हम जानते हैं कि हमारे पास ये, यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा रफ वर्क कर लेती हूँ कि अगर हम 2 × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 6। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और 3 × 2 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 6। 6 / 6 = 1। या हम इसे यहीं पे कैंसिल भी कर सकते हैं। 3 कैंसिल बाय 3, 2 कैंसिल बाय 2। और अब हमें यहाँ पे आंसर चाहिए 3, और जबकि ये है हमारे पास अभी ये जो नंबर है ये है 1, लेकिन हमें आंसर में चाहिए 3। तो हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा 1 को 3 से मल्टीप्लाई। तो सेम ऐसे ही कि 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 18 आ जाए, तो हमने 2/3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया है कि हमारे पास आंसर 3 आया है। तो हमने 2/3 को मल्टीप्लाई किया है 3 × 3 = 9 / 2, 9/2 से। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। 1/4 / 5 = तो भाग और गुणा के बीच के संबंध को ही देखते हुए हम इसे भी करेंगे कि 5 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर 1/4 आ जाए। तो हम पहले इस 5 को बनाने की कोशिश करेंगे 1, और 5 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
1/5 से। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं होता है कुछ भी, उसे हम 1 रख सकते हैं, क्योंकि 5 को अगर हमने 1 से डिवाइड किया तो 5 को 1 से डिवाइड करने पर 5 में कोई भी चेंज नहीं आता है। और यहाँ पे फिर से मैं बता देती हूँ कि 5/1 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 होगा हमारे पास 5/5 इज इक्वल टू 1, या हम सीधे यहाँ पे इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। 5 इज़ कैंसिल बाय 5, 1 इज़ कैंसिल बाय 1, लेकिन यहाँ पे हमें आंसर चाहिए 1/4, और ये हमारे पास अभी बना है 1। तो हम 1 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1/4, ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि किसी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर वही होता है। तो 1 को अगर हम 1/4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/4। और अब हमने यहाँ पे 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया है कि हमारे पास आंसर आया है 1/4। तो 5 को हमने मल्टीप्लाई किया है 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1, 5 मल्टीप्लाइड 4 इज इक्वल टू 20। तो हमने 5 को मल्टीप्लाई किया है 1/20 से, या 1/4 को अगर हम डिवाइड करें 5 से तो हमारे पास आएगा 1/20। उम्मीद करते हैं ये मेथड भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे 3/4 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर 1 आए, तो वो होगा हमारे पास 4/3, क्योंकि 4 को कैंसिल कर लेगा और 3 को कैंसिल कर लेगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। और ये 4/3 होगा हमारे पास 3/4 का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम। सभी सवालों में हमने इसे किया ही है, जैसे कि 1/4 डिवाइड बाय 5 में हमें आंसर निकालना था, तो 5 को 1 बनाने के लिए सबसे पहले हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके व्युत्क्रम से गुणा करते हैं किसी भी नंबर को 1 बनाने के लिए, और फिर जो हमें आंसर में चाहिए हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे भी हमने रेसिप्रोकल का ही यूज़ किया है। 3 डिवाइड बाय 2/3 इज इक्वल टू 9/2। तो सबसे पहले हमें डिविज़र को 1 बनाना है, तो डिविज़र को 1 बनाने के लिए हमने 2/3 को मल्टीप्लाई किया है 3/2 से, तो 3/2 रेसिप्रोकल है 2/3 का। अगर किसी संख्या को मूल संख्या से गुणा करने पर आंसर 1 आ जाए तो उसे हम उसका गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। कुछ बच्चों को संख्याओं से खेलना बहुत पसंद होता है और वो भाग के सवाल को जो अब बताने वाले हैं हम थर्ड मेथड, उससे आसानी से कर लेते हैं या आगे कर सकते हैं। जैसे कि हम 4 डिवाइड बाय 5, इसको हम भिन्न में लिख लेते हैं 4/5, या 6 डिवाइड बाय 3, इसे हम भिन्न में लिखते हैं 6/3। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई भिन्न का सवाल है 6 डिवाइड बाय 1/4, जिसमें कि हमारे पास डिविडेंट हो जाएगा न्यूमरेटर और डिविज़र हो जाता है हमारे पास डिनोमिनेटर। डिविडेंट अंश और डिविज़र हर। तो अब हम यहाँ पे ये है हमारे पास
और 6/1/4 ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। तो हमारे पास भाग की प्रक्रिया बहुत ही आसान हो जाएगी अगर हम डिनोमिनेटर को बना दें 1। तो हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर हमें किसी नंबर को 1 में बदलना हो तो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसके रेसिप्रोकल से, और अगर हमने हर में रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया है यानी कि 4/1 से, तो हमें अंश को भी न्यूमरेटर को भी 4/1 से मल्टीप्लाई करना होगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो बन चुका है। यहाँ पे हमारे पास 4 से 4 कैंसिल होके 1। तो अब हमारे पास ये सवाल परिवर्तित हो चुका है। 6 × 4/1 इज इक्वल टू 24। अब मैं अगला सवाल लिख दे रही हूँ। 2/3 डिवाइड बाय 3/5, जिसमें कि हमारे पास डिविडेंड है 2/3 एंड डिवाइज़र है 3/5। तो हमारे पास डिविडेंड हो जाएगा 2/3 न्यूमरेटर एंड डिवाइज़र 3/5 हो जाएगा डिनोमिनेटर। अब हम जानते हैं कि हमें हर को बना देना है 1 और इसको 1 बनाने के लिए हमें कर देना है इसके प्रतिलोम या रेसिप्रोकल से गुणा। तो ये हो जाएगा, इसको 1 बनाने के लिए हमें गुणा कर देना है 5/3 से। और हम जानते हैं कि ये हमारे पास 5 से 5 कैंसिल होके और 3 से 3 कैंसिल होके ये तो हो जाएगा 1। लेकिन हमने हर में भी 5/3 का गुणा किया है, तो हमें अंश में भी 5/3 का गुणा करना है, जिससे हमारे पास अंश तो बन जाएगा 10/9 और हर हो जाएगा 1। यानी कि न्यूमरेटर बन चुका है 10/9 एंड डिनोमिनेटर हो चुका है 1। तो इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा 10/9। अब नेक्स्ट सवाल मैं लिख दे रही हूँ। 1/8 डिवाइड बाय 1/4। बिल्कुल उसी तरह से 1/8 न्यूमरेटर एंड 1/4 डिनोमिनेटर। हम जानते हैं डिनोमिनेटर को हमें बना देना है 1 और इसको 1 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है इसे इसके रेसिप्रोकल से, जिससे कि हमारे पास हर तो बन जाता है कैंसिल होके 1। और अगर हमने डिनोमिनेटर में 4/1 का मल्टीप्लाई किया है तो हमें न्यूमरेटर में भी 4/1 का मल्टीप्लाई करना है। चाहे तो हम इसे 4 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा न्यूमरेटर 4/8 एंड डिनोमिनेटर 1। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 4/8। और हम जानते हैं 4/8 को हम 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं 4/8 को, क्योंकि 4 और 8 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही 4 से डिवाइड हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि 4 से कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनल जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास 1/2। अब एक सवाल आप लोग करिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 3/5 डिवाइड बाय 5/7। तो आज हमने 3 तरीके से डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन को सीखा है। पहला तरीका जो हमने लिया था वो लिया था पैटर्न जनरलाइजेशन, और इसमें हमने देखा था कि किसी एक स्ट्रिप में कितने 1/2 हैं या किसी एक स्ट्रिप में कितने 1/3 हैं। तो इसके पैटर्न को देखते हुए हमने देखा कि डिविडेंड को हमें चेंज नहीं करना है। भाग को अगर हम गुणा में परिवर्तित कर देते हैं और डिविज़र को अगर हम उल्टा कर देते हैं तो हमारे पास आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं
आते हैं। दूसरा जो हमने मेथड देखा डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन का, वो देखा हमने गुणा और भाग के बीच के संबंध को देखते हुए डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। तीसरा मेथड हमने देखा है कि बच्चों को संख्याओं से खेलना पसंद होता है। इसमें हम डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन को हम एक भिन्न के रूप में लिख देते हैं और फिर अब उसमें हम डिनोमिनेटर को 1 बना देते हैं, जिससे कि हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। आपको तीनों मेथड में से कौन सा मेथड पसंद आया है, इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के बीच ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।